Hello students, welcome to our first lecture of environment series. Okay, for prelims 2024. ओके तो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे पहले कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था उसके लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। राइट। तो देखिए इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे 1972 में ही ऐसा क्या हुआ था कि ये एक्ट लाने की बात हुई। देखिए फर्स्ट थिंग कि एक 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके और इसको सिर्फ एक हेड ऑफ द स्टेट यानी एक ही कंट्री के रूलर जो कह सकते हो आप लीडर ने अटेंड किया था, जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। राइट। अब यहां से इनका जो एक टिल्ट था एनवायरनमेंट की तरफ और वाइल्ड लाइफ की तरफ स्पेशली, उसकी रिगार्डिंग फिर इन्होंने आकर इनेक्टमेंट करवाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। राइट। नाउ अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी कोई कंसर्न नहीं था हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेके। तो अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1887 में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकेंड, 1912 में आते आते एक और लॉ इनेक्ट किया गया विच वॉज कॉल्ड एज वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स की बात हुई है, फिर यहाँ पर बर्ड्स के साथ एनिमल्स की भी बात की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शायद बहुत ज्यादा हंटिंग हो रही है जिस वजह से एनिमल्स की पॉपुलेशन तेजी से डिग्रेड हो रही है। 1960 में there was the rising issue of protection of wildlife and prevention of certain species from becoming extinct केम इनटू लाइमलाइट। ओके और यही ये टाइम था ये 1912 वाला, जब ऑलमोस्ट चीता जो था वो हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था। राइट, लगभग ऑलमोस्ट। फिर 1972 में क्या हुआ, फॉरेस्ट ये स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, इसको शिफ्ट कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में बाय पासिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके अब कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं अब सेंटर भी इस पर एम्पावर्ड था अपना लॉ इनेक्ट करने के लिए। राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स, establishment of protected areas, regulation and control of trade in parts and products and management of zoo। अब इन सबके एक एक करके हम डिटेल में आएंगे। राइट। इसके अलावा हमारे पास फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 51A सब क्लॉज जी, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी इंपोज करता है सभी सिटीजन पे टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। उसी तरीके से डीपीएसपी में आर्टिकल 48A ये भी स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। क्लियर। अब चलिए आगे आते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो स्टैब्लिश की गई है अंडर दिस एक्ट ऑफ 1972, एंड ये सब वो बॉडीज हैं जो इसी एक्ट के अंडर में स्टैब्लिश की गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बॉडी के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज वर सेट अप अंडर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। National Board for Wildlife. See, this is the most important one because National Board for Wildlife, it is headed by, और you can say कि इसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। That is first thing, right? और इसके वाइस चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा भी काफी सारे कुछ 4 पार्लियामेंटेरियन भी बिठाए जाएंगे, ठीक है, सभी स्टेट्स के सीएम वगैरह बिठाए जाते हैं, और कुल मिला के ऑलमोस्ट 47 मेंबर्स इसमें ओवरऑल मिलते हैं। ठीक है, ये सेटअप किया गया था इन 2003 वाया अमेंडमेंट टू एक्ट ऑफ 72 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और 2003 से फंक्शनिंग शुरू की नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने। ठीक है, ये सारे पॉलिसी मेजर्स जो डिसीजन होते थे उनको लेता है। ठीक है, ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि कैसे हमें अपने जो एरियाज है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको प्रोटेक्ट करके चलना है। क्लियर। नाउ अब इसी के अंडर में अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है कि इसी के अंडर में एक स्टैंडिंग कमिटी सेटअप की जाती है, स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, अब ये याद रखिए कि सिंस 2014 ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। इट डिडंट इवन मेट इन पास्ट 6-7 इयर्स। राइट, इसकी मीटिंग ही नहीं हुई है, तो फिर ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है थ्रू स्टैंडिंग कमिटी। इसके अंडर में एक स्टैंडिंग कमिटी सेटअप की जाती है
विच वॉज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर। इसमें चेयरमैन होते हैं खुद मिनिस्टर, और इसके अलावा 10 मेंबर और होते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस कमिटी का जो मेन काम है, इसका मेन काम है प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देना, कि ये प्रोजेक्ट इस एरिया में क्लियर हो सकता है नहीं, या इससे यहाँ की वाइल्ड लाइफ और यहाँ की फॉरेस्ट को कोई डेंजर्स तो नहीं है, राइट। एरिया, इको सेंसिटिव जोन, इन सब में, ताकि ये लैंड का जो डाइवर्जन है, जो लैंड का डाइवर्जन किया जाएगा, उसको क्लियरेंस देने का काम ये कमिटी करती है। ठीक है। अब मेन बात ये है कि ये जो 10 मेंबर है ना, इन 10 मेंबर में एक भी एनवायरमेंटलिस्ट या कंजर्वेशनिस्ट को जगह नहीं दी गई है। ठीक है। आप सीधे सोच सकते हैं कि बस ये मेरे लिए एक क्लियरेंस बॉडी बन के रह गई है, जो कि टोटली पॉलिटिसाइज है। प्रोजेक्ट आता है, माइनिंग का प्रोजेक्ट, सपोज किसी बिजनेसमैन की माइनिंग का प्रोजेक्ट आया, तुरंत उसको क्लियरेंस दे दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। और ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जिसमें 47 मेंबर्स है, इसमें काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट को भी जगह दी जाती है। ठीक है। बट सारे प्रोजेक्ट क्लियर यहीं से कर दिए जा रहे हैं, स्टैंडिंग कमिटी से। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जिसका मेन काम है, वो तो अपनी मीटिंग तक हेल्ड नहीं कर रहा है। क्लियर। तो ये हमने जान लिया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में। याद रखिएगा ईयर, और इसी के अंडर सेटअप किया गया है। और उसके अंडर में जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसका मेनली काम है क्लियरेंस और लैंड डाइवर्जन को टैकल करना। और ये जो है वाइल्ड लाइफ, इसका काम है मोस्टली पॉलिसी रिलेटेड मेजर्स और एडवाइस देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं एनटीसीए पर। तो एनटीसीए भी इसी एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड करके लाया गया। ठीक है, इसी को सेटअप किया। ऑब्वियसली बात है, किसी एक्ट के अंडर में बॉडी सेटअप हुई है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। ये चारों स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक है। अब इसके नाम से क्लियर है एनटीसीए, तो इसका मेन काम क्या होगा, टाइगर कंजर्वेशन के मेजर्स पे वर्क करना, राइट। और ये सेटअप की गई है 2006 में। ठीक है, काफी काफी लेट। और इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं खुद मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इस एनटीसीए का काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सपोज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल आता है कि हमें इतने एरिया को टाइगर टाइगर रिजर्व बनाना है, तो उसको अप्रूव करता है ये। ठीक है, स्टेट की तरफ से प्रपोजल आएगा, ये उसको अप्रूव करेगा। एंड उल्टा भी हो सकता है कि ये जो बॉडी है, ये भी प्रपोज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है। उसी तरह सेंटर सेंटर वाया एनटीसीए भी स्टेट गवर्नमेंट को कह सकता है कि इसको आप अप्रूव कर दीजिए। ठीक है। उसी से रिलेटेड दो टर्म्स आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2017 या 16 में, 17 में पूछा था, एम स्ट्रिप्स। ठीक है, एम स्ट्रिप्स पूछा गया था। और उसी की तरह एक और टर्म होता है कैटरेट। ठीक है। ये दोनों मेथड है फॉर टाइगर काउंटिंग। जो टाइगर सेंसस वगैरह हम लोग करते हैं ना, उसमें टाइगर नंबर ऑफ टाइगर्स को काउंट करने के लिए दोनों मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कैमरा ट्रैप, पग मार्क्स और वो सब अलग है। ठीक है, वो जब मैं आपके साथ प्रोजेक्ट टाइगर डिस्कस करूंगा या टाइगर सेंसस वगैरह, उसमें बात करेंगे उसकी। ठीक है, अभी हम जल्दी से इन बॉडीज के बारे में देखते हैं, और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी मेन टॉपिक ऑफ द डे पर। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो ये फॉर्म कंस्टिट्यूट किया गया 1992 में अंडर दिस सेम एक्ट। ओके, इसके भी चेयरमैन हो जाते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनके अलावा 10 मेंबर और होते हैं। इसका मेन काम क्या है, जू जो होते हैं उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, रिकॉग्निशन टू दी जूज। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और ये सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन रहा है। आप अगर आप देखें तो इसने काफी अवार्ड जीते हैं अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसका काम क्या है कि वाइल्ड लाइफ में जो क्राइम होता है, जैसे उनकी पोचिंग हो रही है, फिर उनके स्किन, उनके बॉडी पार्ट्स बेचे जा रहे हैं अंडरग्राउंड मार्केट में। ठीक है, इसमें इनकी स्मगलिंग हो रही है, तो उसको काउंटर करना इस बॉडी का काम है। अब जब आप इनको पढ़ते हो ना, जब भी आप कुछ पढ़ते हो वाइल्ड लाइफ के बारे में, हमेशा एक टर्म हर जगह मिल जाएगा कि ये चाइनीज मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, हर जानवर का कोई भी बॉडी पार्ट ले लो, उनके लिए चाइनीज मेडिसिन में यूज होता है। तो इनकी ना स्मगलिंग बहुत बढ़ गई है। इसी तरीके से एक जानवर होता है, उसकी स्मगलिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसके नाखून और स्किन को के वो जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, वो इतने कैरेटिन रिच होते हैं कि उसका एक्सप्लोइटेशन इस लेवल तक किया कि चाइना में तो वो ऑलमोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। ठीक है, पिग्मी हॉग।
तो चलिए फिलहाल इस बॉडी पे आते हैं, वो सब बात के टॉपिक्स हैं, उनको अलग से करेंगे ना। ये हमारा जो है ब्यूरो, ये सेटअप किया जाता है 2007 में, अगेन बाय अमेंडमेंट टू एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि इट हैज टू प्रिवेंट द क्राइम इन वाइल्ड लाइफ, साथ में एक डेटा बैंक भी प्रिपेयर करना, किस चीज में कितना क्राइम हो रहा है, क्या स्मगलिंग की जा रही है। ओके, इसके अलावा 2007 में इसको यूएन एनवायरनमेंट अवार्ड भी मिला था। ओके, फॉर ऑपरेशन सेव कुरमा। ठीक है, ऑपरेशन सेव कुरमा, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली इस अवार्ड के बारे में सुना होगा। क्लियर। अब चलिए, अब शॉर्ट में ये भी देख लेते हैं कि हमारी ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये नेशनल पार्क वगैरह, ये क्या होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले ना नेशनल पार्क और इसमें एक फर्क जान लीजिए। नेशनल पार्क जो है ना, वो एंटायर इकोसिस्टम के लिए होता है। ये एंटायर इकोसिस्टम, यानी कि वहां पर आप एनिमल को भी पकड़ लीजिए, ठीक है, बर्ड को भी पकड़ लीजिए, इंसेक्ट्स को पकड़ लीजिए, या फिर वहां की जो टोपोग्राफी है, यू कैन से कि लैंड फॉर्म, ठीक है, उसके लिए, यानी कि वहां का एंटायर जो इकोसिस्टम है ना, वो सबके लिए कंसर्न है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है, अब उसमें वर्ड से ही क्लियर है कि ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ से ही कंसर्न है, राइट। यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, इकोसिस्टम जो जो इकोसिस्टम में आ सकता है एक जगह के, बट ये जो है वो स्पेशली सिर्फ वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड है। क्लियर। नाउ नेशनल पार्क जो है, इनमें दी जाती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, दैट मीन्स नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कि स्टेट के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वार्डन स्टेट लेवल पे, वो परमिट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे, अगर कुछ परमिट करना होगा तो। ठीक है, ये वाला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बाकी चीजें अलाउड नहीं होती हैं। इसके बाद इसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। अब एक और बात, आईयूसीएन को अगर हम देखेंगे ना, तो वहां पर नेशनल पार्क जो होते हैं वो कैटेगरी 2 में लाई करते हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लाई करते हैं आपके कैटेगरी 4 ऑफ आईयूसीएन। क्लियर। इसके बाद दो चीजें और लेकर आए, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये दोनों लेकर आए हम 2002 में अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट। पहले तो इन दोनों के मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, उसी तरह कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी जो ये सब मैनेज करती है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह अलाउड होती हैं, बफर जोन होते हैं, ये एक तरह से बफर जोन का काम करते हैं। जैसे ये नेशनल पार्क है, तो फिर ये इतना इसका बॉर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इस तरह से एक बफर जोन बनाया जाता है। ठीक है, और जैसा नाम से क्लियर है, कम्युनिटी रिजर्व्स, यानी कम्युनिटी ही मैनेज करती है, सिर्फ इनको डिक्लेयर स्टेट करता है, राइट, और इनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होती हैं। पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था, वो बनाया गया था तमिलनाडु में। क्लियर है यहां तक। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे पर। यहां पे क्या करना है हमें, देखिए ये है 1972 का एक्ट, और ये है जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेकर आई है। ठीक है, तो पहले पुराने वाले शेड्यूल्स को जानेंगे, तब जाकर ही उसमें डिफरेंस जान पाएंगे कि नए में चेंजेस क्या किए गए। फर्स्ट थिंग, पहले वाला जो एक्ट था उसमें टोटल थे 6 शेड्यूल। ये क्लियर है। शेड्यूल 1 में वो स्पीशीज होते थे जिनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती थी, इन्हें हंट नहीं किया जा सकता जब तक कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा ना हो। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 2, यहां पर भी वही स्पीशीज होते थे, इनको हाई प्रोटेक्शन जरूरत है एंड देयर ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, स्पीशीज 3 एंड 4, यहां पे यानी कि थोड़ा सा लेसर डिग्री ऑफ, ऐसे जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन जरूरत नहीं है, बट दे आर नॉट एंडेंजर्ड। ठीक है, उनको हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एंडेंजर्ड। शेड्यूल 5, ये वो थे विच कैन बी हंटेड, यानी कि आप कह सकते हो वर्मेंस। ठीक है, वर्मेंस जैसे रैट, माइस। ठीक है, इनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी स्पीशीज को वर्मिन डिक्लेयर कर देती थी कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं जैसे किसानों की फसल को, तो उनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता था एंड फिर उनको कल किया जा सकता था, यानी कि उन्हें मारा जा सकता था।
ठीक है, ऐसे स्पीशीज को हमने शेड्यूल 5 में रखा था। और शेड्यूल 6 में रखा जाता था प्लांट स्पीशीज को। ठीक है, दिस प्लांट स्पीशीज को रखा जाता था शेड्यूल 6 में। ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि आप कह सकते हो कि जो 4 एक्ट थे, जो 4 शेड्यूल जो थे, ये यहां तक के शेड्यूल 4 तक, शेड्यूल 1 2 3 4, they all were dealing with the animals, right? Fifth was dealing with the vermins, and sixth was dealing with the plants, right? अब क्या चेंज किए गए? अब इन्होंने ये किया है कि एनिमल्स के साथ 4 डीलिंग कर रहे थे, 4 शेड्यूल, तो अब एनिमल्स के लिए सिर्फ 2 ही शेड्यूल रह गए। फर्स्ट शेड्यूल 1, जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी इन एनिमल्स को, सबसे हाईएस्ट। और शेड्यूल 2 जहां पर लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी। ओके, पहले क्या था? सबसे हाईएस्ट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, सेकंड में भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन जिनमें ट्रेड अलाउ नहीं होगा, और थर्ड एंड फोर्थ में होते थे स्पीशीज विच आर नॉट एंडेंजर्ड। लेकिन अब यहां पर ये सब हटा दिया गया, बस 2 ही कैटेगरी रखी गई है। एक में वो एनिमल्स, वो स्पीशीज जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी, और दूसरे में वो स्पीशीज जिन्हें लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्लियर? नाउ शेड्यूल 3 विल डील विद द प्लांट स्पीशीज। यानी प्लांट स्पीशीज, यानी इनके लिए क्या करना होगा आपको इनको ग्रो करने के लिए भी एक लाइसेंस लेना होगा। नाउ शेड्यूल 4 में वो स्पीशीज लिस्ट डाउन किए जाएंगे जो साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स में मेंशन है। साइट कन्वेंशन, ठीक। ओके, तो इसके ये जो अमेंडमेंट थे ना, इनका मेजर जो गोल था वो यही था कि जो साइट्स की जो स्पीशीज है या साइट्स कन्वेंशन जो है उसके लाइन में लाया जा सके इसको। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि साइट्स की कन्वेंशन को ही एक मेन फोर्स देने के लिए ये सारे अमेंडमेंट किए गए। क्लियर है यहां तक? अब चलिए, अब हम आ जाते हैं कि आखिर ये अमेंडमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो ये जानने के लिए हमने अपने 4 शेड्यूल जान लिए। ठीक है, अब साइट्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहला मेजर चेंज किया गया है। अच्छा, पहले तो ये जान लेते हैं कि साइट्स है क्या। ठीक है, साइट्स के बारे में भी जान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं साइट्स। देखिए, इसका पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ट्रेड। कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एज वेल एज फाउना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो इनमें ट्रेड हो रहा है वो इस तरह का ना हो कि वो उनकी जो सर्वाइवल है उसी को थ्रेटन करना शुरू कर दे। ठीक है, उनके सर्वाइवल पे एक थ्रेट ना बने, इस तरीके से कुछ ट्रेड को रेगुलेट किया जाए, उसी के लिए कन्वेंशन बनाया गया था। एंड दिस कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन 1975। ठीक है, तैयार तो 73 में ही हो गया था, फोर्स में आने के लिए कंट्रीज को उसको रेटिफाई करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है, एक फिक्स नंबर ऑफ कंट्रीज। जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो 1975 में ये फोर्स में आ गया। क्लियर? देन अब इसका सेक्रेटेरिएट, ठीक है, ये सब बातें जरूरी होती है प्रीलिम्स के लिए। इसका सेक्रेटेरिएट, तो दिस इज यू कैन से एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनईपी। ठीक है, जो लोकेटेड है जिनीवा में। जिनीवा आता है आपका स्विट्जरलैंड में। 184 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, या आप कह सकते हैं 184 पार्टीज है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी रिगार्डिंग है वो है कि ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, इसके जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर दिस, इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये बन गया है तो अब नेशनल लॉज नहीं बनाए जा सकते। इनफैक्ट इसके सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हर कंट्री को अपना खुद का एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी इनेक्ट करना पड़ेगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब साइट कन्वेंशन में 3 अपेंडाइसेस होते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग स्पीशीज के नाम डाले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इनको किस लेवल की प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो हमने जो शेड्यूल 4 लिया है ना, उसमें यही सारे स्पीशीज के नाम हमने डाल दिए हैं जो इसके अपेंडाइजेस में ऑलरेडी हैं। क्लियर है यहां तक? अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं साइट्स इंप्लीमेंटेशन को एनफोर्स करने के लिए, वो अमेंडमेंट्स क्या है। बिल्कुल एकदम जितना सिंप्लीफाई कर सकेंगे उतना सिंप्लीफाई करेंगे। डोंट टेक एनी पैनिक कि ये बहुत कोई बड़ी चीज है।
देखिए सेंटर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर, व्हाट सेंटर विल डू कि वो दो बॉडीज बनाएगा, एक बनाएगा मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड दूसरी बनाई जाएगी साइंटिफिक अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी। ठीक है, अब देखिए ये जो साइंटिफिक अथॉरिटी है ना, इसका मेन काम क्या होगा, इस मैनेजमेंट अथॉरिटी को एडवाइस देना, राइट, इसको एडवाइस देना, क्योंकि साइंटिफिक है, ऑब्वियसली बात है, टेक्निकल नॉलेज इसके पास ज्यादा होगा, तो ये इस बॉडी को एडवाइस करेगी कि अगर ट्रेड होता है, किसी सपोज किसी एक स्पीशीज में ट्रेड होता है, ठीक है, तो उस ट्रेड का इंपैक्ट क्या हो सकता है स्पीशीज पर, क्या उससे कुछ थ्रेट होगा उसको, या इस तरह की चीजें, ये सब एडवाइस दी जाएगी वाया साइंटिफिक अथॉरिटी, दैट इज एस ए। ठीक है, यहां पर हमारा एम ए। अब मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये इशू करेगा परमिट एंड सर्टिफिकेट, ओके, फॉर ट्रेड इन दैट शेड्यूल स्पीशीज। ठीक है, अगर आपको शेड्यूल स्पीशीज में ट्रेड करना है, लाइक सपोज कि इंडिया से लेके किसी और स्टेट में ले जाना है, किसी और कंट्री में, ठीक है, तो उसके लिए परमिट एंड सर्टिफिकेट इशू करेगी मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर है यहां तक? सेकेंड बात, सेकेंड प्रोविजन, सेकेंड इज कि आइडेंटिफिकेशन मार्क जो यूज किया जाएगा स्पीशीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क स्पीशीज के लिए जो यूज किया जाएगा, वो वही होना चाहिए जो साइट ने बनाया है, एज पर साइट्स। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन, इस मार्क में कोई भी मॉडिफिकेशन या रिमूवल अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, दैट इज सेकेंड थिंग। नाउ अब अगर सपोज कीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसके पास एक जिंदा इस तरह का कोई जानवर रखा हुआ है जो इसके शेड्यूल में ऐड है, ठीक है, तो उस इंसान को भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा, ओके, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा फ्रॉम दिस मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑलराइट, तो हमने अभी तक तीन पॉइंट समझे। ठीक है, पहला, ये मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको एडवाइस करेगी साइंटिफिक अथॉरिटी। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन मार्क उस एनिमल का वही होगा जो साइट ने डिसाइड किया होगा, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन रिमूवल नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड, कि सर्टिफिकेट लेना होगा अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी शेड्यूल स्पीशीज को परचेज किया है अपने पास तो। क्लियर? इसके बाद अब सपोज कीजिए कि कोई ब्रीडर का काम करता है, ठीक है, उन स्पीशीज को ब्रीड वगैरह करता है, ठीक है, ऐसे ब्रीडर को भी अगर वो किसी ऐसे स्पीशीज को ब्रीड कर रहा है जो अपेंडिक्स 1 ऑफ शेड्यूल 4, जो ऊपर हमने शेड्यूल 4 देखा, ठीक है, दिस वन, दिस शेड्यूल 4, ठीक है, साइट्स वाला, अगर इसके शेड्यूल 4 के अपेंडिक्स 1 में जो स्पीशीज आता है, अगर उसका उसकी ऐसे स्पीशीज की आप ब्रीडिंग कर रहे हो, तो यू नीड टू अप्लाई फॉर ए लाइसेंस। ठीक है, और ये लाइसेंस कहां से मिलेगा आपको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि हर स्टेट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और आपको विद इन 90 डेज ये लाइसेंस लेना होगा। राइट, ये कंडीशंस हैं ब्रीडर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं इस अमेंडमेंट में, जैसे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कोई स्पीशीज, या इंपोर्ट करना है, या फिर आप कहीं और से लाए हो आपको री एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है, ये सब के लिए भी आपको कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं। तो ये 5 बातें आपको मेनली जाननी थी। क्लियर है, ये सब बातें आपने जान ली। चलिए, तो ये मेन अमेंडमेंट्स थे। अब अब हम लोग आते हैं कि कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज, तो ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, इनके कंट्रोल को लेकर क्या कहा गया है, तो यहां पर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, he will manage and protect the sanctuaries, but in according to the management plans जो कि बनाए जाएंगे बेस्ड ऑन दी गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, बेस्ड ऑन गाइडलाइंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, सेंचुरीज को लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उसकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना, बट वो प्लान जो बनाए जाएंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा, अब हमने एक पॉलिटी में पढ़ा है अपने की शेड्यूल एरियाज होते हैं कुछ,
ठीक है, शेड्यूल एरियाज। अब सपोज कीजिए कि कोई सेंचुरी है जो फॉल कर रही है शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। अब शेड्यूल एरियाज में अगर वो सेंचुरी फॉल कर रही है, ठीक है, जहां पर अब शेड्यूल एरिया, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एप्लीकेबल होगा, राइट, शेड्यूल एरिया में होता ही है। तो यहां पर जो भी मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा, जैसे ऊपर बनाया जा रहा था, अगर यहां पर भी किसी तरह का मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा तो वो बनाना होगा आपको आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विथ वहां की ग्राम सभा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वहां की ग्राम सभा से कंसल्ट करने के बाद ही आ, ऐसा प्लान बनाया जा सकता है कि इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ फालतू की बातें हैं, जैसे पेनल्टीज वगैरह बढ़ा दी जाती हैं। तो वो तो हमेशा ही बढ़ाई जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि अगर जनरल वायलेशन हुआ तो आपको 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, और अगर किसी स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल के रिस्पेक्ट में वायलेशन हुआ तो आपको करीब 25,000 की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। अब एक जो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आया ना, वो आया है लाइव एलिफेंट को लेकर। लाइव एलिफेंट्स के रिगार्डिंग एक क्रिटिसिज्म इसमें बना है, दैट यहां पर इन्होंने क्या किया है कि ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आप एलिफेंट को ट्रांसफर, या जैसे आप गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है, तो आप दे सकते हो। जैसे आपके पास एलिफेंट है, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है, तो उनके ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट को इन्होंने अलाउ कर दिया है, अलाउड। अब देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि रिलीजियस पर्पस के लिए ठीक है, आप कर दो, क्योंकि साउथ के कई मंदिरों में जो एलिफेंट है वो काफी रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिलीजियस पर्पस के लिए अलाउ किया, वहां तक ठीक है। बट इन्होंने साथ में एक और चीज क्या लिख दी है रिलीजियस के साथ, और एनी अदर पर्पस, तो ये वाला इन्होंने लूप होल छोड़ दिया है, एनी अदर पर्पस, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने तो गिफ्ट दिया है, ठीक है, बट हो सकता है कि ये तो कमर्शियल सेल एंड परचेज चल रही है हाथियों की, राइट। तो ये जो एनी अदर पर्पस है ना कहीं एक लूप होल छोड़ दिया गया है इसमें, और यही इसका एक चैलेंज बनता है इस अमेंडमेंट का, ठीक है। इसी बोलता हूँ, जब भी पढ़ो ना इस तरीके से पढ़ो कि वो चैलेंजेस वगैरह वहीं से निकलने आ जाए, ठीक है। अभी मैं आपको द हिंदू के कुछ आर्टिकल से भी दिखाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत माइन्यूट माइन्यूट बातें पूछता है इनमें से, जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आई हुई होती हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार इतना माइन्यूट क्यों पढ़ता है, क्योंकि ये सब आपको आपकी कोचिंग के मैगजीन्स वगैरह में नहीं मिलता है। चलिए, तो फिर ये जो एनी अदर पर्पस अलाउ किया गया है, ये आपका एक लूप होल छोड़ दिया जाता है, जो कि शायद दिक्कत देगा आगे चल के, ठीक है। बट हाँ, प्रोवाइडेड कि आपके पास उसका ओनरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओनरशिप सर्टिफिकेट। तो सपोज किसी के पास हाथी था, या ठीक है, तो उसने दूसरे को हाथी एग्जैक्टली बेचा है कमर्शियल पर्पज से, बट वो क्या शो कर रहा है कि नहीं, मेरे पास देखिए सर्टिफिकेट हो, मैं तो ऐसा गिफ्ट दे रहा हूं इनको, ठीक है। तो ये फॉर एनी अदर पर्पज जो अलाउ किया गया है, ये एक लूप होल है। इसके बाद सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल। अब याद कीजिए कि एक आई थिंक कोई सारस था शायद, ठीक है, यूपी में एक मुस्लिम लड़का था, उसके पास वो सारस था, कहीं घायल वायल हुआ होगा, तो उसने उसको फिर ठीक ठाक किया, उसकी केयर की, उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके उसको ले गया, ठीक है। तो वो उसकी कैप्टिविटी में रह रहा था आराम से, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके पास ऐसा कोई स्पीशीज है तो आपको उसको सरेंडर करना होगा, राइट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इसके लिए कोई कंपेंसेशन पे नहीं किया जाएगा, ओके। और ये जो आपने जो स्पीशीज सरेंडर किया है ना, वो कहलाएगा अब स्टेट की प्रॉपर्टी, राइट। इसके अलावा कुछ फालतू के रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे फिल्म मेकिंग वगैरह वालों को अलाउ किया गया है, तो वो कोई इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए जानना, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम आ जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स को, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर, तो आपको अब तक ये सारे पॉइंट्स आई होप कि अच्छे से समझ में आ गए हों, ये सारे अमेंडमेंट्स, ठीक है, दिस वन। उसके अलावा सेंचुरी से रिलेटेड, ओके, स्पेशली शेड्यूल एरियाज में अगर वो सेंचुरी लाई करती है तो पेनल्टीज छोड़िए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइव एलिफेंट वाला इशू इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल, एग्जाम्पल वो यूपी वाला लड़का, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या प्रॉब्लम है, कंसर्न, कंसर्न जेन्युइन भी हैं थोड़े से। चलिए, अब देखिए 2003 में क्या हुआ था, 2003 में
इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ना एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 3। इसने प्रोहिबिट कर रखा था ट्रेड को, इट प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ ऑल कैप्टिव वाइल्ड लाइफ, ओके, ऑल कैप्टिव वाइल्ड लाइफ, उनका ट्रांसफर स्टेट अक्रॉस द स्टेट्स वगैरह विदाउट परमिशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने वो ट्रेड प्रोहिबिट कर रखा था, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट का, ओके। नाउ अब उसके बाद क्या हुआ, प्रायर टू 2022, यानी प्रायर टू 22, द ओनली वे टू एक्वायर ए कैप्टिव एलिफेंट वाज थ्रू इनहेरिटेंस। अगर आपको एलिफेंट चाहिए तो वो सिर्फ थ्रू इनहेरिटेंस ही मिल सकता था। लेकिन अब इसको एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद अब तो आप सीधे सीधे ओपन सेल एंड परचेज ही अलाउ कर दिया है ऑलमोस्ट। यानी कि जो जितना पूरा जो पर्पस था इस एक्ट का, आपने वो पूरा डिफीट कर दिया है। ओपन एंड सेल परचेज कैसे, कि उसको बस एक ड्रेसअप कर दिया जाएगा कि ये तो गिफ्ट है, ठीक है, ये तो गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि अलाउ क्या था, सिर्फ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की तरह पहले किया जा सकता था। बट अब आपने ऊपर क्या कह दिया है कि इट इज अलाउड फॉर एनी रिलीजियस एज वेल एज एनी अदर पर्पस, ठीक है। यानी कि पहले सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि अगर आपको एलिफेंट चाहिए तो वो बाया इनहेरिटेंस ही मिल सकता है। जैसे कुछ सर्कस वाले रखते थे, ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस की उनके फादर के टाइम चलता था, तो फिर वहां से उनको मिल गया, ठीक है। या फिर मंदिरों में कोई भी रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की वो लोग हाथी पालते थे, तो वो इनहेरिट करे जा रहे हैं। बट अब कहीं ना कहीं आप गिफ्ट के नाम पर ओपन सेल एंड परचेज कर सकते हो, और ये इस एक्ट का पूरा पर्पस ही डिफीट कर देगा, राइट। ये जो वर्डिंग यूज हुई है एनी अदर पर्पस, इट विल एम्पावर द एलिफेंट ट्रेडर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो और ज्यादा रिस्क में आएगी, ठीक है। अब दूसरा, अब हमने यहां पर क्या देखा, ठीक है, यहां पर कहीं भी आपको अब ये वाला शेड्यूल दिख रहा है, वर्मिन वाला, दिस वन, कहीं नहीं है, ठीक है। ये प्लांट का है, ये साइट्स वालों का है, ये लेसर लेवल एनिमल, ये हाईएस्ट लेवल एनिमल, ठीक है, एनिमल के हैं। वर्मिन वाले वाला शेड्यूल हटा दिया इन्होंने। तो अब इससे क्या हुआ है कि वर्मिन डिक्लेयर करने की, नाउ रिमेंबर दिस, वर्मिन को डिक्लेयर करने की सारी जो पावर है, वो सारी पावर किसके हाथ में आ गई है, सेंटर के हाथ में। सेंटर चाहे तो वर्मिन डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। पहले भी इन्हीं के पास थी, लेकिन अब जो इन्होंने अमेंडमेंट किया उसमें भी इन्होंने अपने पास ही रखी है। अब इसी का एक एग्जांपल क्या हमें देखने को मिला था कुछ टाइम पहले करंट अफेयर में, कि कैरल कैरल ने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो वाइल्ड बोअर हैं इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है हमें, इसको वर्मिन डिक्लेयर कर दीजिए ताकि हम इसको कल कर सकें, ठीक है, मार सकें, ठीक है। ये प्लांटेशंस और फार्मर्स को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस रिक्वेस्ट को बार बार डिनाई करती रही, राइट। तो ये पावर कहीं ना कहीं शायद स्टेट्स के हाथ में दी जानी चाहिए थी, बट नहीं दी गई है, सेंटर ने अपने पास ही रखी है, क्लियर। नाउ अब ऊपर जब मैंने अपनी कंडीशन बताई ना, इसमें एक कंडीशन और की गई है, एक यहाँ पे रह गया था, ठीक है। एक चेंज और किया गया है, यहां लिख लेते हैं, ठीक, कि यहां पर स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरमैन को चीफ मिनिस्टर होते थे, उसको ऑलमोस्ट डिफंक कर दिया है, और इन्होंने क्या कहा है कि स्टेट लेवल पर स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाएंगी, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जिसे हेड करेंगे फॉरेस्ट मिनिस्टर, और उसमें होंगे 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, जैसा सेंट्रल लेवल पे हो रहा है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, ओके। तो ये स्टेट लेवल पर ये जो चेंजेस किए गए हैं सेंटर द्वारा, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये कहाँ आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो फिर ये स्टेट बॉडीज को पूरी तरह से डिफंक्ट कर देना ठीक नहीं है। वो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि आपकी जो फेडरल इशू है, इन फेडरल इश्यूज के लिए एक कंसर्न करता है, ठीक है, फेडरल इशू कंसर्न, बिकॉज यहां पर जो स्टेट बोर्ड हुआ करते थे फॉर वाइल्ड लाइफ, चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, ठीक है, इट इज रेंडर डिफंक्ट, क्लियर।
तो कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट कि एलिफेंट की जो ओनरशिप है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि अगर हम रफली देखें तो करीब 2,500 से ज्यादा एलिफेंट आज कैप्टिविटी में रहते हैं, मतलब लोग उनको पालते हैं, ठीक है। बट इसमें से हार्डली हार्डली 50% है ऐसे ओनर्स जिनके पास सर्टिफिकेट है ओनरशिप का, राइट। तो या तो आप सर्टिफिकेशन पूरा 100% कर लीजिए, ताकि वाइल्ड से एलिफेंट खरीद के और फिर ये ना दिखाया जाए कि मैं तो गिफ्ट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आधों के पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, फिर वो आप प्रूफ नहीं ले सकते उनसे कि आपको मिला था, आपके आपने इनहेरिट किया है या ऐसा कुछ, ठीक है। और सेकेंड इज कि हमें कहीं ना कहीं इस फेडरल इशू का ये जो कंसर्न है इसको एड्रेस करने की जरूरत है। राइट। देन उसके बाद क्या, हाँ, कहीं न कहीं ये जो वर्मिन स्पीशीज़ वाला है, इसमें थोड़ा-सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सेंटर के पास ही ना रहे पूरी पावर, बल्कि स्टेट के पास भी रहे, ताकि वो वो बेटर जानते हैं, वो बेटर समझते हैं कि उनके यहाँ पर एग्ज़ैक्टली ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन क्या है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर आज जाना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के बारे में। अब ये देखिए, यहाँ पर ये हैं वो पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम में थोड़ी-सी दिक्कत दे सकते हैं। that tigers and jackals they get the same protection। अब जो पुराने शेड्यूल थे, जब शेड्यूल 1 2 3 4 चार चीजें डील कर रही थी, ठीक है, तो टाइगर जैसे शेड्यूल 1 में आएगा तो जैकॉल तो बहुत मिल जाते हैं, तो वो आराम से शेड्यूल 3 या 4 में मिलता था, ठीक है। लेकिन अब तो आपने सिर्फ दो चीजें की है कि एक जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, एक जिसको कम चाहिए, ठीक है, इससे और ज्यादा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, और आपने टाइगर और जैकॉल को सेम स्पीशीज में डाल दिया है, राइट। नाउ सी हियर, शेड्यूल 1, which confers highest protection, contains about 600 species of vertebrates and 100 of invertebrates, while Schedule 2, lesser protection wale, it contains about 2000 species with 1134 species of birds alone। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीशीज को शेड्यूल 1 में डाल दिया है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो फंडिंग है, ठीक है, वो फंडिंग प्रॉपरली एलोकेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी ये सारे 600 स्पीशीज एंड हंड्रेड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट स्पीशीज, इन सबको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ओके, तो फिर आप इस फंडिंग को कैसे एलोकेट करेंगे, कितनी टाइगर्स को जानी चाहिए, कितनी दूसरों को जानी चाहिए, राइट। द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू टाइगर्स एंड जैकॉल्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, एंड कॉमन बार्न आउल्स, ठीक है, ये तो बहुत मिलते हैं। उसी तरह से किंग कोबरा एंड रेड स्नेक्स, इन सबको सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे दी गई है। ओके, तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट्स याद रखिए, क्योंकि हम कोई सारे एनिमल्स तो याद नहीं रख सकते, इतने सारे 600 और 100 इनकी लिस्ट तो नहीं देख सकते बैठ के, लेकिन जो न्यूज़पेपर में जो चीजें आई है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी तरह स्पॉटेड डियर, चीतल, इसको भी शेड्यूल 1 में डाला हुआ है, जबकि ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, ये इजिली देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसे शेड्यूल 1 में डालना हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन में, यानी कि टाइगर से कुछ फंड लेकर इधर ध्यान देना, ठीक है। इट इज कॉमन थ्रू आउट इंडिया एंड दीज आर इन्वेजिव इन अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान आइलैंड में ये इन्वेसिव माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने इसको शेड्यूल 1 में डाल दिया है, तो ना तो इनको आप अंडमान में, जबकि ये इन्वेसिव है, अंडमान में आप उनको मार नहीं सकते, ना इनको रिमूव कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे करंट अफेयर से जो मुझे लगता है कि आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इसी पे, एनवायरमेंट पे, उसमें हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, ठीक है। देखिए ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनको मैं इन डिटेल में ले रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी जो एकदम थोड़े सुपरफिशियल वाले होते हैं ना, जैसे फैक्टली, जैसे वो आया था बोलबाचिया वाला, ठीक है, इस तरह के जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटी है, वो जो हमारी लेक्चर सीरीज अलग से चल रही है ना रिवीजन वाली, जिसमें अभी 5 डेमो लेक्चर दिए गए, वो उसमें करा देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये जो बनाने हैं, ये हैंड रिटन बनाने हैं अपने हाथ से, प्लीज किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन कोचिंग वगैरह पर रिलाई मत करना। एंड वन मोर थिंग इज कि प्लीज A4 साइज के प्लेन पेपर्स पर ही बनाना, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ न्यू होता रहेगा, करंट अफेयर में समथिंग न्यू आता रहेगा आपके न्यूज़पेपर में। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ न्यू आता रहेगा, और वो एडिशन एंड अपडेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपने इसको हैंड रिटन A4 साइज पेपर में बनाएंगे। कॉपी या प्रॉपर स्पाइरल नोटबुक में मत बनाना, अपडेट नहीं कर पाओगे नोट्स। ऑलराइट,
तो I am done with this topic of the day, Wildlife Protection Amendment. Thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.